हेलो स्टूडेंट्स एंड नमस्कार बच्चों। आज हम सीए इंटर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चैप्टर नंबर 8 डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी की रिवीजन करने जा रहे हैं। ये फास्ट रिवीजन होगी, हैंड रिटन होगी, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, जहां मैं हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रिवीजन है तो बताऊंगा, समझाने पे नहीं जा रहे हैं हम, ये जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं पहले पढ़िए बाद में रिवाइज कीजिए, तो यू आर गोइंग टू हैव अ बिग यूटिलिटी, क्योंकि एक से भी कम पेज के अंदर मैं पूरा का पूरा ये चैप्टर आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ। तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये आता है चैप्टर नंबर 8। नाम है, दो चीजें आ जाती हैं दरअसल इसके अंदर, इसलिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो नेचुरल है, यहां दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक इंडेमनिटी का और दूसरा गारंटी का। ये चैप्टर स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉम सेक्शन 124 एंड इट गोज टिल 147। तो 24 सेक्शन है। इंडेमनिटी के ऊपर ध्यान रहे, सिर्फ 2 ही सेक्शन है। तो गारंटी के ऊपर मेजॉरिटी सेक्शंस है। सो लेट्स स्टार्ट विथ। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि इसमें सेक्शन ही 2 हैं, तो स्ट्रेट वे मैं लिख रहा हूं इसे। तो सबसे पहले बेटा 124 में इसकी आती है डेफिनेशन, एंड दूसरी बात बता दें 125 में इंडेमनिटी में आते हैं राइट्स। किसके आएंगे अभी देखते हैं। तो 124 कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो है किस चीज का, टू सेव, किसी को बचाने का। किसी से बचाना चाहते हैं आप, लॉस से। तो बचाने का है फ्रॉम लॉस से। लॉस किसकी वजह से हो सकता है, कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ। तो लॉस किसी की वजह से भी हो सकता है, चाहे वो खुद प्रोमिसर ही क्यों ना हो। प्रोमिसर या कौन हुआ, जो आपको बचाना चाहता है, उसकी वजह से लॉस हो, या एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन समाप्त होती है। बेस्ट एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए क्या है, इंश्योरेंस ले लीजिए। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, आग लग जाए, शिप जा रहा है, समुद्र में डूब जाए, तो जो नुकसान हो जाएगा उसकी भरपाई करने की किसने कहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा। इसलिए आप यहां पे पार्टीज जो हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज तो होंगी, तो 2 होंगी। जो आपको ये प्रोटेक्शन दे रहा है उसे हम कहते हैं इंडेमनीफायर, और दूसरी पार्टी को हम 2 नाम दे सकते हैं। मेन जो नाम रहता है वो है इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। सिंपल कह लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप टेंशन ना ले, अगर मिस्टर सी आपके ऊपर केस करेगा तो सारा खर्चा मैं उठा लूंगा। इट्स लाइक दैट वे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, ये है इसका बेसिक मीनिंग। अब मेन क्वेश्चन इस पे यही बनता है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, आपके हक क्या हैं। तो एक सिंपल सी कोड की से CSD, वो कैंटीन जो डिपार्टमेंट होता है मिलिट्री पर्सोनल के लिए, उसी पे है। C से कॉस, S से सम्स, D से डैमेजेस। देखिए
एज इंडेमनिटी होल्डर आपको नुकसान हो सकता है, तो कॉस्ट कहें, सम कहें, डैमेजेस कहें, जो आप यू मे बी कंपेल्ड, ये आपका खर्चा हो सकता है किसी केस में। कंपेल्ड टू पे इन अ सूट, कोई केस होगा, कॉस्ट खर्चा आएगा। सम्स का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए किसी के साथ केस हो गया तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं तो पैसे देने पड़ जाएंगे। और डैमेजेस का मतलब है अगले ने क्लेम रेज किया है, कोई नुकसान हुआ है, तो जो भी खर्चा हो, जिस मर्जी प्रकार का हो, आपको वो पैसे मिलने का हक यहां मिलता है। CSD। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल देखते हैं, देखिए एक चीज मत भूलिए, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल मिलते हैं सेक्शन नंबर 10 में। वही ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो आप फाउंडेशन के जमाने से पढ़ रहे हैं। बढ़िया, एसेंशियल में एक खास बात और निकल के आती है भाई, क्या? तो खास बात ये निकलती है यहां पे एक संभावना है, और वो क्या है, एक नुकसान हो सकता है। तो ये एक अलग से पॉइंट आप कह लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस। हाँ, लेकिन अगर हम लॉस की बात कहें तो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है अगर वो बाय एक्ट ऑफ गॉड हो, आपने खुद नुकसान कर लिया हो तो उसकी भरपाई तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने कहा किसी और आदमी की वजह से जो नुकसान हुआ वो विल रिम्बर्स यू, कंपनसेट यू। तो इसके साथ वी स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन आती है 126 में, जो ये कहती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो है भाई, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, टू डिस्चार्ज लायबिलिटी, कि हम पे कर देंगे लायबिलिटी, और परफॉर्म प्रॉमिस, कि जो प्रॉमिस किया गया है वो वादा निभाया जाएगा। भाई किसकी लायबिलिटी, किसका वादा, किसी तीसरे का, ऑफ थर्ड पार्टी। भाई कब, इफ डिफॉल्ट्स, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर वो अपना वादा नहीं निभाएगा, लोन लिया है पैसे नहीं देगा, वो विल पे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज में बेटा यहां पार्टीज भी 3 आ जाती हैं, ये ध्यान रखें, और यहां कॉन्ट्रैक्ट भी 3 बनेंगे। तो जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो हम आपको कहते हैं प्रिंसिपल डेटर, और बैंक को क्या कहेंगे, क्रेडिटर, CR वर्ड ही इस्तेमाल कर रहा हूं, और जिसने गारंटी दी है उसे हम कहते हैं श्योरिटी, S से श्योरिटी। तो 3 पार्टीज होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि लोन लिया दिया और श्योरिटी ने बैंक को क्या दी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहां हुआ। और यहां एक तीसरा बहुत प्यारी चीज है, ये PD और श्योरिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंडेमनिटी का, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली। इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पे सेक्शन 145 कहता है ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज का, ऑफ इंडेमनिटी। मतलब अगर गारंटर को आपके पैसे भरने पड़ गए तो डोंट यू थिंक गारंटर को आप पैसे लौटाएंगे, तो ये एक अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी का, प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस। 127 ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बेनिफिट टू PD, प्रिंसिपल डेटर, इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बच्चों क्या चाहिए होती है, कंसिडरेशन। ध्यान दो, बैंक और श्योरिटी में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बैंक को तो सिक्योरिटी मिल रही है कि पैसा डूबेगा हम श्योरिटी से ले लेंगे, बट श्योरिटी को क्या मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा। तो इसलिए ना एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, बट हम यहां क्या कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा। वजह क्या है कि श्योरिटी कहता है मेरी वजह से उसे लोन मिल जाए, मेरे लिए इतना ही काफी है। 128 डील करता है नेचर ऑफ
श्योरिटीज लायबिलिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी का नेचर क्या है? लायबिलिटी तो हम जानते हैं है, तो हम कहेंगे को एग्जिस्ट करती है उसकी लायबिलिटी किसके साथ? पीडी के साथ। हम क्या कहेंगे उसकी लायबिलिटी क्या है? सेकेंडरी है, क्योंकि पीडी नहीं देगा तो हमें पैसे देने हैं। हम क्या कह सकते हैं उसकी लायबिलिटी एक तरह से कॉन्टिजेंट है, मे और मे नॉट। वो चाहे तो अपनी लायबिलिटी क्या करवा सकता है, उसके ऊपर एक लिमिट डाल सकता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या पुटअप कर सकते हैं? कंडीशंस भी पुटअप कर सकते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं आपकी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट, इकट्ठे भी है और आप अकेले अकेले भी लायबल हो। और हम खास पॉइंट या क्या कहेंगे, जो क्रेडिटर है वो पहले आपसे पैसे ले सकता है पीडी के पास जाने की बजाय। तो फर्स्टली क्रेडिटर मे प्रोसीड, रिकवरी के लिए वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट श्योरिटी। जरूरी नहीं वो पीडी के पास है, आपसे ले सकता है, क्योंकि अगला कहता है भाई मैंने तो लोन तेरी वजह से दिया था, बात खत्म। इसके बाद हमारा एक प्रश्न बन जाता है टाइप्स ऑफ गारंटी। देखिए गारंटी को हम दो तरीके से ले सकते हैं। गारंटी स्पेसिफिक हो सकती है और गारंटी कॉन्टिन्यूअस हो सकती है। और कॉन्टिन्यूअस के ऊपर हमारे पास ये सेक्शन आ जाता है 129। तो स्पेसिफिक आप समझ गए हैं गारंटी क्या है? फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के लिए ही गारंटी है, बात खत्म, बस उसके लिए आप लायबल रहेंगे। और कॉन्टिन्यूअस क्या है? फॉर अ सीरीज ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। भाई आपने कॉन्टिन्यूअस गारंटी दी है ना, जैसे आपने कहा ये जब भी आ जाए लोन देते रहिए इसे। तो स्पेसिफिक गारंटी में एक बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन आती है। आपने गारंटी दी थी अगले को कि इसको 5 बैग, वर्ड इस्तेमाल किया है लॉ ने, सैक्स, दैट मीन्स बैग्स ऑफ आटा आप दे दीजिएगा। तो ये एक स्पेसिफिक गारंटी है। अगले ने दे दिया और पैसे भी लौटा दिए, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा से ये आटा दिया गया, क्या आप लायबल होंगे? नहीं होंगे। कॉन्टिन्यूअस गारंटी में दो बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन आती हैं। एक है आप एक जमींदार हैं और आपके बहुत सारे आपने रेंट कलेक्ट करने होते हैं, तो कोई आदमी आपको चाहिए था रेंट कलेक्शन के लिए, लेकिन बात पैसे की है, अगला पैसा लेके भाग सकता है, तो किसी ने गारंटी दी इसको नौकरी पे रख लो। तो रेंट बार बार कलेक्ट करना होता, तो हम इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस गारंटी। नेक्स्ट में था एक चाय डीलर था, तो हमने कहा भाई आप मिस्टर बी को चाय देते रहिएगा, पुराना क्योंकि 1872 का एक्ट है, तो 100 पाउंड्स। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक गारंटी के ऊपर लिमिट लगा दी, लेकिन हमने जो गारंटी दी है वो हमने कहा इसे टाइम टू टाइम सप्लाई करते रहिए। तो टाइम टू टाइम वर्ड से ही पता क्या चल गया, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमने एक लिमिट भी लगा रखी है। तो मान लो अगर 200 पाउंड्स का सामान दिया जाता है, हम लायबल तो होंगे, लेकिन सिर्फ कितने के लिए होंगे? 100 के लिए। अब आता है सेक्शन 130, और इसमें क्या है, गारंटी हम कैंसिल कर रहे हैं, जिसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और कैसे रिवोक हो रही है ये? बाय नोटिस देते हुए। तो नोटिस कौन देगा? स्वाभाविक है, श्योरिटी देगा। तो क्या नोटिस देके आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं? देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक गारंटी है तो कैसे बचेंगे? बच सकते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। कॉन्टिन्यूअस गारंटी में बच सकते हैं क्या? हाँ बच सकते हैं, जो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होनी है, जो अभी नहीं हुई है। तो मोटा मोटा इसका रेलिवेंस होता है कॉन्टिन्यूअस गारंटी में। वन 131 बात करता है रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाय डेथ। डेथ हो गई श्योरिटी, अगेन आल से द आंसर विल बी सेम कि कॉन्टिन्यूअस गारंटी है, जो ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे, वरना आपकी प्राइवेट एस्टेट, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लायबल रहेगी। वन 132 कहता है प्राइमरी लायबिलिटी।
प्राइमरी मीन्स आप मेन लायबल हैं। ऑफ टू पर्सन्स, जैसे दो लोग एक ट्रांजैक्शन के लिए लायबल हो गए। नॉट अफेक्टेड, कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पॉइंट को समझिए आराम से। दो लोग प्राइमरी लायबल हैं, उन दोनों ने आपस में एक अरेंजमेंट कर ली कि एक आदमी उनमें से दूसरे के लिए श्योरिटी सर्व करेगा। तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे भाई ये तो एज गुड एज नॉन सेंस है। क्यों नॉन सेंस है? बिकॉज आपकी लायबिलिटी पहले से ही प्राइमरी है। तो श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। तो जब आप पहली प्राइमरी लायबल हो तो सेकेंडरी लायबिलिटी से डज नॉट मेक एनी सेंस। जैसे मान लो एक प्रॉमिसरी नोट में दो लोग मेकर हैं, को मेकर हैं, ज्वाइंट मेकर हैं, ए एंड बी, तो आपकी तो पहले से प्राइमरी लायबिलिटी है। तो ए ने कहा मैं बी का श्योरिटी भी हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद 133, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑल से। यहां क्या होता है, श्योरिटी जो है वो अपनी लायबिलिटी से बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? क्योंकि यहां पे वेरिएंस की गई है। वेरिएंस का मतलब बच्चों वेरिएशन, चेंज। किसमें? इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और ये वेरिएशन किसने करी? नेचुरल है, बाय पीडी एंड क्रेडिटर ने। तो आप श्योरिटी से बिना पूछे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपने किए। यहां पे 133 में मैंने नॉर्मल क्लास में, अगर आप याद करो, 5 इलस्ट्रेशन करवाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली मैंने करवाई थी, आप एक मैनेजर बनते हो बैंक में और आपको एक पावर दे दी गई ओवरड्राफ्ट वगैरह की, जिस पे आप लॉस भी बेयर करोगे। तो सॉरी, यहां श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स मैनेजर जिसको बनाया था उसके कंडक्ट की हमने गारंटी दी थी, लेकिन उसकी नौकरी की आपने टर्म्स बदल दी। सेकंड में फिर हमने एम्प्लॉय वाला पॉइंट लिया था, उसकी कुछ ड्यूटीज थी एक एक्ट में, और वो एक्ट ही आपने क्या कर दिया, या सरकार ने चेंज कर दिया या आपने कोई और एक्ट बना दिया। नंबर थर्ड, हमने यहां पे एक आपको फिर से एम्प्लॉय रखा था, लेकिन आपको तनख्वाह मिलनी थी एक फिक्स सैलरी, लेकिन आपकी तनख्वाह चेंज करके किस पे कर दी गई थी? ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। ये भी बड़ी बात हो गई। फोर्थ में क्या था? ये ऑयल वाली एक इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी थी कि जहां पे वो जो पीडी होता है वो एम्बैरेस हो जाता है और आप उसके साथ, एम्बैरेस मीन्स उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी। गारंटी दी गई थी उसके लिए जो आप उसे ऑयल सप्लाई करोगे, लेकिन आपने उसके साथ टर्म्स बदल दी, फॉर रेडी मनी सामान देने का वादा कर लिया। पांचवी इलस्ट्रेशन है, आपने लोन देना था, वो 1 मार्च को देना था, लेकिन आपने जनवरी में दे दिया। तो सिंपल सी बात यह है, श्योरिटी ने गारंटी दी है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स होती है, आपने वो टर्म्स बदल दी बिना श्योरिटी से पूछे, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बच्चों ये इलस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन है इसी के ऊपर एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो ढंग से आप जरूर पढ़िए, मैं तो फास्ट रिवीजन दे रहा हूं। 134 जो सेक्शन आता है, यहां क्या है? रिलीज ऑफ पीडी बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर ने पीडी को रिलीज कर दिया। हमने 128 में देखा श्योरिटी की लायबिलिटी को एग्जिस्ट करती है, तो पीडी ही नहीं होगा तो श्योरिटी भी क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। यहां पे बच्चों हमने 3 इलस्ट्रेशन करी थी, तो शॉर्ट में बात कर रहा हूं। तो पहली इलस्ट्रेशन में क्या था कि भाई आपने वो जो पीडी था इसमें भी क्या हो गया था, वो एम्बैरेस हो गया था और उसने अपने पैसे के बदले में आपको कुछ प्रॉपर्टी दे दी। अब पूरे पैसे तो मिले नहीं होंगे आपको, तो भाई साहब यहां पे आपने एक तरह से प्रॉपर्टी लेके पीडी को अगर रिलीज कर दिया है तो श्योरिटी बाकी अमाउंट के लिए लायबल नहीं है। दूसरे में क्या था? इंडिगो एक क्रॉप होती है जो आपने लगा के देनी थी,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, खुद क्रेडिटर ने उस जमीन पे पानी नहीं आने दिया, तो नहीं आने दिया तो पीडी डिस्चार्ज हो गया, तो आप भी डिस्चार्ज हो गए। तीसरा था, एक मकान की कंस्ट्रक्शन करनी थी और कंस्ट्रक्शन के लिए टिम्बर देनी थी खुद क्रेडिटर ने, तो क्रेडिटर ने नहीं दी, तो पीडी मकान बनाएगा क्यों? मकान नहीं बना तो यहाँ श्योरिटी लायबल नहीं होगा, क्योंकि भाई आपने पीडी को ही क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो फिर श्योरिटी यहाँ लायबल नहीं हो सकता। सेक्शन 135 कहता है, क्रेडिटर जो है उसने कुछ सेटिंग कर ली पीडी के साथ, इसे हम कहते हैं कि क्रेडिटर ने कंपाउंडिंग करी, कुछ सेटिंग करी पीडी के साथ। तो भाई आप सेटिंग कर रहे हैं तो फिर से श्योरिटी क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आप सेटिंग कैसे करी आपने उसके साथ? आपने कहा जो उसका टाइम था वो बढ़ा दिया, एक्सटेंडिंग टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम बढ़ा दिया, या आपने कहा एग्रीइंग नॉट टू स्यू, भाई तू ऐश कर, मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। तो भाई साहब माना आपको गारंटी मिली हुई है, लेकिन श्योरिटी कोई मंदिर का घंटा नहीं है, जब दिल किया आपने बजा दिया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमने पढ़ी थी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब है श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इसी कॉन्टिन्यूटी में ये 3 सेक्शन आ जाते हैं। जो एग्रीमेंट किया है टू एक्सटेंड टाइम, वो आपने पीडी के साथ नहीं किया, वो किया है थर्ड पार्टी के साथ, तो हम इसे सेटिंग नहीं कहेंगे, यहां श्योरिटी नहीं बचेगा। और 137 में मेयर फॉरबेरेंस, फॉरबेरेंस का मतलब होता है डिले, तो मेयर क्या है, डिले टू स्यू पीडी, बस डिले है, ऐसा तो है नहीं कि हम केस नहीं करेंगे। और 138 कहता है रिलीज ऑफ अ को श्योरिटी, तो अगर एक को श्योरिटी को रिलीज कर दिया जाता है बाय क्रेडिटर, वो नलिटी है। नलिटी का मतलब है एज गुड एज नथिंग है। तो भाई जब है ही एज गुड एज नथिंग, तो मिस्टर को श्योरिटी आप बचने की कोशिश कर रहे थे, आप भी नहीं बचेंगे। 139 में क्रेडिटर का क्या होता है, एक्ट, कुछ उसने किया या नहीं किया, ओमिशन, लेकिन ऐसा उसे नहीं करना था, तो जिससे क्या पढ़ा, इंपेयरिंग, इंपेयरिंग का मतलब है अफेक्टिंग, किसके ऊपर फर्क पड़ा, श्योरिटीज, इवेंचुअल, इवेंचुअल का मतलब है फाइनल, अल्टीमेट, व्हाट, रेमेडी, मतलब कहता आपका कुछ ऐसा करना या नहीं करना जो गलत था, जिससे श्योरिटी के राइट्स के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो यहां पे श्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 इलस्ट्रेशन करी थी। तो पहला था कि आपने एक जहाज बना के देना था, उसकी गारंटी दी थी, लेकिन आपने कहा था कि भाई साहब इसे आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर ने क्या कर दी, प्री पेमेंट कर दी, तो नेचुरल जहाज टाइम पे बना नहीं, तो एज ए श्योरिटी आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको कहा गया था ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको एडवांस मत दीजिएगा। दूसरे में क्या है, यहाँ पे जो क्रेडिटर था उसके पास में कागज थे पीडी के फर्नीचर के भी, तो अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो फर्नीचर बेच सकता है, लेकिन उसने इसे सेल कर दिया एट लेस प्राइस, कि बाकी मैं पीडी श्योरिटी से ले लूंगा, तो ये तो गलत बात है, आप कम प्राइस पे बेच नहीं सकते। तीसरी इलस्ट्रेशन में एक काम सीखने के लिए आदमी लगवाया था, उसकी हमने कंडक्ट की गारंटी दी थी, काम जो सीखने जाता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। हमने क्रेडिटर को कहा था भाई इसके ऊपर आप थोड़ा सा निगाह रखते रहना, उसने नहीं रखी और ये कैश लेके भाग गया, तो भाई श्योरिटी लायबल नहीं है, क्योंकि आपको कहा था उसको थोड़ा देखते रहिएगा, फ्री स्टाइल मत छोड़िएगा। 140 में क्या है, ये श्योरिटी का एक राइट है, राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट, अगर श्योरिटी ने पेमेंट कर दी पीडी के बिहाफ पे, तो नेचुरल है वो क्या करेगा, स्टेप्स इनटू
शूज ऑफ क्रेडिटर। अब वो पीडी के लिए क्या बन जाएगा, ही विल बिकम क्रेडिटर फॉर हिम। वन 41 में श्योरिटी यहां से डिस्चार्ज होगा। रीजन क्या है, श्योरिटी का एक और हक है, इसे हक कह सकते हो, राइट ऑफ श्योरिटी है, कि अगर पीडी ने, श्योरिटी वर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वर्ड है सिक्योरिटी। अगर पीडी ने दे रखी क्रेडिटर को और कल पीडी पैसे नहीं देता और क्रेडिटर श्योरिटी से ले लेता है, तो क्रेडिटर की यहां ड्यूटी है वो जो सिक्योरिटी है वो श्योरिटी को दे, लेकिन लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर। तो क्रेडिटर ने क्या किया, पीडी को डिफॉल्ट पे उसकी सिक्योरिटी वापस दे दी और श्योरिटी से पैसे लेने आ गया। भाई ये तो गलत है, आपकी गलती है। तो यहाँ श्योरिटी का ये राइट था और इसलिए यहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने 3 इलस्ट्रेशन पढ़ी थी जहाँ सिक्योरिटी के रूप में एक मॉर्टगेज दी गई थी, मॉर्टगेज गिरवी रखना, लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, या सिक्योरिटी के रूप में कोर्ट की एक डिक्री ऑर्डर था वो आपने छोड़ दिया और ये आपने रिलीज कर दिया। तीसरी बड़ी प्यारी इलस्ट्रेशन थी यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी दी गई, लेकिन वो दी गई आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है तो यहां पे ध्यान रखिएगा, श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, उसका कोई राइट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में उसे पता ही नहीं था ऐसी कोई सिक्योरिटी भी है, क्योंकि वो दी ही बाद में गई थी। इकट्ठा ले रहे हैं, उसकी वजह क्या है, इसे हम कहते हैं इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो इनवैलिड क्यों हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, उसकी ये वजह है जो गारंटी आपने ली है वो झूठ बोल के ली गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन। माना झूठ बोला गया, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो। 143 में क्या हुआ है, बाय कंसीलमेंट, और कंसीलमेंट का मतलब ही क्या है, फ्रॉड है। तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे एक इलस्ट्रेशन थी कि भाई आपका एम्प्लॉय मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा था पैसे की, अब हमने कहा हम तेरे को निकाल देंगे या फिर तू गारंटर लेके आ। तो श्योरिटी आया, लेकिन आपने उसको बताया ही नहीं कि भाई इससे पहले ये बहुत गड़बड़ें कर चुका है, तो यहाँ पे श्योरिटी लायबल नहीं होगा। 144 फेलियर ऑफ अ को श्योरिटी टू ज्वाइन, मतलब आपको बताया गया था श्योरिटी एक से ज्यादा है, तो अगर वो सारे ज्वाइन नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं, तो आप भी लायबल नहीं होंगे। 145 बच्चों मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था, इंडेमनिटी का था, लिखवा चुका हूं। नाउ वी आर टू द लास्ट 2 वेरी नाइस सेक्शंस। ये आते हैं लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी के ऊपर। तो 146 कहता है को श्योरिटी लायबल होंगे किसमें, इन इक्वल सम्स, इक्वल इक्वल पैसा देंगे, अनलेस कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मींस जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उल्टा ना लिखा जाए, दे विल बी लायबल इन इक्वल सम्स। अब यहां 147 कहता है दे विल बी लायबल इन डिफरेंट सम्स, मतलब सभी को श्योरिटी ने अपनी लायबिलिटी का अमाउंट एक डिफरेंट कर लिया, तो आप सोचेंगे उसमें उनकी लायबिलिटी होगी। यहां बच्चे गलती करते हैं, तो बहुत प्यारा सेक्शन है ये, ध्यान क्या रखें, ये क्या होंगे, लायबल होंगे इक्वली टिल मैक्सिमम लिमिट। तो जो इन्होंने अपनी लायबिलिटी बना रखी है उसके लिए जब तक वो अमाउंट क्रॉस ना हो ये लायबल होंगे इक्वली। मैं यहां एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने को श्योरिटी लिख दी है, लेट्स से इन्होंने गारंटी दी है, इसने 50 की, इसने 30 की, इसने 20 की, एंड मान लीजिए अगर लायबिलिटी होती है 30 रुपए की, तो आप सोचेंगे हमें इस रेशियो में ब्रेक करना है। सॉरी, इस रेशियो को नहीं लेना है, आपने इक्वल चलना है।
क्योंकि मैंने क्या लिख के दिया है, अप टू देयर लिमिट। दैट मीन्स अगर मैं इस अमाउंट को, इस लायबिलिटी को 70 कर दूं तो हम इक्वल नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 20 ही मैक्सिमम उसकी लायबिलिटी है। पीछे कितना बचा? 50। तो 50 को आप इक्वल ले लो, ये ध्यान रखना। अगर यह 90 हो जाता तो ये तो 20 रहेगा, मैक्सिमम में आ गया। 70 बचा, 70 में हाफ हाफ करोगे 35 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी की भी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या है? 30। तो बैलेंसिंग फिगर इसको मिलेगा। तो बच्चों इसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी समाप्त होता है। लेकिन एक चीज का और हल्का सा आप जहन में रखिए कि इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस नाम से भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, पहले 3 पॉइंट क्या लीजिए, मीनिंग, एग्जाम्पल, सेक्शन, डोंट मेस विद मी, राइट। तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। देन आप ले लीजिए पर्पस, तो पर्पस भी आपको बताया गया है, राइट, ये भी लिखवा दिया। कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट बड़ा अच्छा था क्योंकि यहां एक थे और यहां क्या थे? 3 थे। देन आप लायबिलिटी के ऊपर पॉइंट बना सकते हो, लायबिलिटी कब होगी, उसका नेचर क्या होगा, और आप पी से ही पॉइंट और बना सकते हो, पार्टीज का नाम। तो नाम तो दोनों जगह अलग अलग है, राइट। और यहां जो पर्पस लिखा है चाहे उसे ऑब्जेक्ट कह लो। तो इस तरह से मैंने आपको एक क्लास में कोड की भी करवाई थी, डोंट मेस विद मी। पीसी लो कब? जब आप कॉम्पिटेंट होंगे, और जब आप कॉम्पिटेंट होंगे आपको एक राइट मिलेगा टू स्यू थर्ड पार्टी। तो ये वही कोड की है, डोंट मेस विद मी। ये आपका पीसी और ये लो और ये आ गया टाइम। तो बच्चों इसके साथ इंडेमनिटी एंड गारंटी यहां पे आके समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर मैं पेज को थोड़ा छोटा करूं तो ये मैंने आधे पेज में ये सारा आपको लिख के दे दिया। तो ये इंडेमनिटी एंड गारंटी हुआ। तो इसके बाद नेचुरल है हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन यहां लेने जा रहे हैं। Students, we are going to take the revision of contract of bailment and pledge. So you must know कि bailment and pledge के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये चैप्टर 9 डील करता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो बेलमेंट और प्लेज यूं देखने में एक बड़ा चैप्टर है, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड नाइसेस्ट टॉपिक वी हैव इन आवर सीए इंटर कोर्स एंड इट गोज टिल सेक्शन 181। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात आती है इस चैप्टर में वो है बच्चों, अगर आप डेफिनेशन बेलमेंट की ढंग से समझ लें, 148 के अंदर आती है डेफिनेशन बेलमेंट की। बेलमेंट के लिए मैं बी वर्ड ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि फर्स्ट रिवीजन है हमारी। तो बेलमेंट क्या है? तो सबसे पहले पॉइंट आता है बेलमेंट इज डिलीवरी। और किस चीज की डिलीवरी? गुड्स की। बेलमेंट इज डिलीवरी। डिलीवरी किस चीज की? गुड्स की। अब डिलीवरी के ऊपर इन्होंने सेक्शन दिया है 149। दरअसल एक वर्ड में अगर हम खत्म करें तो बेलमेंट का मतलब ही क्या होता है? हैंड ओवर, या यूं कह लीजिए बेलमेंट का मतलब ही क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। क्योंकि बेलमेंट के लिए जरूरी है पोजेशन एक आदमी से दूसरे आदमी को चला जाए, जैसे मेरे हाथ से पेन आपके पास आ जाए। तो डिलीवरी किस चीज की होनी चाहिए? गुड्स की। गुड्स का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स में अगर आप जाके देखें अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, गुड्स मीन्स मूवेबल। और गुड्स में मनी वगैरह नहीं आता, इमूवेबल नहीं आता, क्योंकि मनी बिकती नहीं है एक्सेप्ट रेयर पॉइंट्स हो। तो यहां बेलमेंट का मतलब क्या है? हमने दे दिया, क्या दे दिया भाई? सामान दे दिया।
एक इंपॉर्टेंट चीज और भी आती है डिलीवरी में, वो पक्का याद रखें, 1-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। नॉट मेयर कस्टडी। अब ये क्या चीज है कस्टडी? देखिए बच्चों, जैसे आप पार्किंग में अपना व्हीकल खड़ा करते हैं, लेकिन कीज तो आपके पास होती है ना, तो हम इसे डिलीवरी नहीं कहते, क्योंकि चाबी आपके पास है, वो सिर्फ कस्टडी की है, वो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन नहीं है। या बैंक में आप क्या खुलवाते हैं, लॉकर खुलवाते हैं, लेकिन उस लॉकर की चाबी तो आपके पास रहती है। सो बेलमेंट डिलीवरी है ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो नेचुरल है, 2 पार्टीज होगी, तो हम उसे कहते हैं बेलर से सामान किसको जा रहा है, बेली को जा रहा है। फॉर अ पर्पस, तो बेलमेंट के पीछे जब आप सामान किसी को दे रहे हो एक पर्पस है, और पर्पस में मेरी जो कोड की है आपके लिए वो ये है, दैट इज बॉयफ्रेंड है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो मैं कहता हूं श्री राम कॉलेज, राइट। तो इस तरह से कोड की बना दी, पर्पस आपको याद हो। एक है आपने सामान किसी को दिया, लेकिन क्यों दिया, आपका खुद का मतलब है, आप 10 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो अपने वैल्यूएबल्स, कार वगैरह अपने रिश्तेदार या दोस्त के घर खड़ा कराए आप। दूसरा है आपने सामान दिया है बेली के यूज के लिए, वर्ड मैंने फ्रेंड लिखा है, कोड की बन जाए। जैसे आप अपने दोस्त को व्हीकल या अपने नोट्स देते हैं, तो कोई पैसे थोड़े लेते हैं उसमें, सामान तो दे रहे हैं, आपको सामान वापस भी मिलना चाहिए। एच से है हायरिंग, हम किराए पे लेके आए, जैसे आपकी शादी है, टेंट, घोड़ा, वापस तो करना होगा। एस बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये है सिक्योरिटी के रूप में, जैसे हमें लोन लेना है तो हमने सोना गिरवी रखा। आर से है रिपेयर, कार ठीक करवानी है, देके तो आनी पड़ेगी, मोबाइल देके आना पड़ेगा। सी से है कैरेज, कैरेज में क्या है, हम कोई भारी सामान लेके आते हैं, तो किसी ट्रक या जो भी कार्ट पे लेके आते हैं, तो अगले को सामान तो दिया है, तो हमें सामान वापस मिलना चाहिए। तो पर्पस ये है, जैसे ये पर्पस क्या हो जाएगा, अकम्प्लिश हो जाएगा, तो हमें ये सामान क्या मिल जाना चाहिए, वापस, रिटर्न, चाहे वो सेम फॉर्म में हो या ऑल्टर्ड में हो। सेम मतलब जैसे कॉपी या कार्ड दी थी वैसे मिले, ऑल्टर्ड मीन्स कपड़ा दिया है तो उसकी जो भी हमने गारमेंट बनाना है, शर्ट पैंट, वो मिल जाए वापस। तो ये था बेलमेंट का डेफिनेशन, 2 सेक्शन हो गए। अब सेक्शन 150 क्या कहता है, यहां पे बेलर की एक ड्यूटी है। बेलर की ड्यूटी ये है, जब वो सामान दे रहा है, बेली को दे रहा है, वो डिस्क्लोज करे, वो बताए, क्या बताए भाई, अगर गुड्स में कुछ डेंजर है, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो बताए कि गुड्स का नेचर कहीं डेंजरस तो नहीं है। जैसे व्हीकल दिया, भाई सिर्फ ब्रेक ही नहीं है, तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेलमेंट 2 प्रकार की हो सकती है, क्योंकि ऊपर ही हमें आइडिया लग गया था बेलमेंट में कंसीडरेशन जरूरी नहीं है। दैट मीन्स बेलमेंट 2 प्रकार की हो सकती है। इट मे बी ग्रेचुअस बेलमेंट, जिसका मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसीडरेशन, या नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट जहां आप पैसे लेते हैं, जैसे हायरिंग हुई, रिपेयर हुआ, पैसे लेगा अगला, लेकिन वो बेलर या फ्रेंड्स यूज है तो हम पैसे नहीं भी लेते हैं। तो यहां पे लॉ कहता है 150 में, अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो नॉट लायबल है, क्योंकि आप कौन सा पैसे ले रहे हो। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, इवन इफ अनअवेयर, क्योंकि आप पैसे ले रहे हो, तो एज ए बेलर आपको डेंजर नहीं भी पता है कि ब्रेक नहीं है व्हीकल की, आप लायबल होंगे ही होंगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, पैसे लेके चीजें देते हैं। 151 में उसको 152 के साथ हमें देखना चाहिए, दोनों इकट्ठे सेक्शन चलते हैं। यहां पे बेली की ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है, वो क्या करे, रीजनेबल केयर करे सामान की, जो उसे सामान मिला है उसका रीजनेबल केयर करे। और अगर वो नहीं करेगा तो 152 कहता है भाई साहब आप क्या हो जाएंगे, आप लायबल हो जाएंगे। बट रीजनेबल केयर हमें कितनी करनी होती है, जैसे एक ऑर्डिनरी आदमी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जो सिमिलर हालातों में जैसे आप अपने सामान की देखभाल करते हैं आप उतना ही कीजिए। हाँ, आप लायबल नहीं होंगे एक्ट ऑफ गॉड के लिए, कोविड आ गया तो भाई इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे फिर 2 सेक्शन का एक तरह से कह लीजिए जोड़ा आ जाता है, 153 एंड 154 का, और यहां पॉइंट बनता है एज ए बेली नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। आपको सामान मिला है लेकिन उसका अनऑथोराइज यूज ना करें।
और अगर आप करेंगे तो बेलर क्या कर सकता है, टर्मिनेशन कर देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा और उसका हक बनता है वो आपसे क्या ले सके, डैमेजेस वो ले सकता है। जैसे आपने बेलर ने आपको घोड़ा दिया राइडिंग के लिए, घोड़ा राइडिंग के लिए होता, आपने उसे गधा बना दिया, आपने उसे कार्ट में लगा दिया। डैमेजेस जैसे आपने फिर से घोड़ा दिया, यहाँ 2 इलस्ट्रेशन है, दिया था मान लीजिए बी को, बी ने आगे सी को दे दिया और सी ने गिरा दिया, चोट लगी घोड़े को, पैसे भरने पड़ेंगे। या घोड़ा दिया गया था कि आप बनारस ले जाइए, लेकिन बनारस ले जाने के बजाय आप कहीं और ले गए, लेट्स से कटक ले गए, तो यहाँ जो भी नुकसान होगा आपको भरपाई करनी पड़ेगी। अगले 3 सेक्शन इकट्ठा चलते हैं, 155, 156 एंड 7। तो उसमें पॉइंट ये बनता है, आपकी ड्यूटी एज ए बेली बनती है कि आप किसी और का सामान अपने सामान के साथ मिक्स ना करें। लेकिन 155 कहता है आपने मिक्स तो कर लिया है लेकिन अगले से पूछ के कर लिया है। और 6 एंड 7 कहते हैं कि यहाँ विदाउट कंसेंट है, हमसे बिना पूछे मिक्स किया है आपने। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन बनेगी 6 और 7 में। तो 6 कहता है क्या सामान सेपरेबल है, और 157 क्या कहेगा, भाई वो सेपरेबल नहीं है। तो पहले 155 देखते हैं हम। अगर अगले से पूछ के आपने मिक्स किया है तो यहाँ तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। और अगर सेपरेबल है तो एज ए बेली आपको बेयर करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस, और अगर सेपरेबल नहीं है एज ए बेली आपको बेयर करना पड़ेगा लॉस इन वैल्यू। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन थी, आपने कॉटन दिया, एक पर्टिकुलर ब्रांड का था, मार्क का था, उसने मिक्स कर लिया तो अलग करने में लेबर बुलानी पड़ेगी, तो वो खर्चा आप निकालिए। लॉस इन वैल्यू क्या है, यहाँ इलस्ट्रेशन थी, एक आटा था, एक था आपका केप फ्लोर, आपने उसको मिक्स कर लिया एक नॉर्मल आटे के साथ, कंट्री फ्लोर के साथ, तो वैल्यू पे फर्क पड़ा, तो उसके आपको पैसे भरने पड़ेंगे। 158 यहाँ आके कहता है, यहाँ एक कह लीजिए बेली का हक है या बेलर की ड्यूटी है कि जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं बेलमेंट के, वो तो बेलर को देने ही पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने अपना डॉगी किसी के घर पे छोड़ा है तो आपको पेडिग्री के पैसे तो भरने पड़ेंगे। 159 से 161 तक मैं कहूँगा ये एक पैटर्न पे चीज आती है। जैसे हम डेफिनेशन में बोल रहे थे, आपको सामान वापस करना होगा, जैसे बेलर ने डायरेक्शंस दी थी ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। तो 159 कहता है कि आपको सामान वक्त से पहले भी वापस करना पड़ सकता है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या बेलमेंट की हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर क्या है, इफ ग्रेचुअस बेलमेंट है, मतलब आपने अगले से पैसे नहीं लिए, माना कार दी 4 दिन के लिए, आप 4 घंटे बाद भी वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ये ध्यान रखनी पड़ती है, अगर आपके प्रीमेच्योर टर्मिनेशन से उसका लॉस मोर देन बेनिफिट हो जाए, क्योंकि फ्री में चीज दी है दोस्त को, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपने वक्त से पहले ले ली कार वापस, तो नुकसान हो सकता है। तो अगर वो बेनिफिट ऐसा हो रहा हो और ये चीज अगले ने एक्सप्रेसली बताई थी, तो यहाँ जो बेलर है उसको बेयर करना पड़ेगा वो नुकसान, चाहे अगला कोई पैसे नहीं ले रहा था। बाकी 160 कहता है आपको सामान वापस करना है। कब वापस करना है? ऑन अकम्प्लिशमेंट। जैसे ही पर्पस हम ऊपर पढ़ाए थे, तो पर्पस जैसे ही पूरा हो गया आपको सामान वापस करना पड़ेगा। वरना क्या है, वरना यहां सेक्शन आ गया 161। तो 161 कहता है वरना आप क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे फॉर लॉस। जैसे यहां पे एक केस हम करेंगे, शॉ एंड कंपनी वर्सेस सिमंस एंड सन्स, जहां आपने क्या की, अपनी कार भेजी थी गैराज में ठीक करवाने के लिए, वो ठीक हो भी गई थी लेकिन उन्होंने डिले किया, इस दौरान वहां पे आग लगी, तो उन्हीं को पैसे भरने पड़ेंगे। वन 162 कहता है कि अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है और डेथ हो जाती है, चाहे बेलर की
और बेली की, क्योंकि पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो नेचुरल है ये कॉन्ट्रैक्ट जो बेलमेंट का था वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, इट विल कैंसल। 163 जो है अगेन अ नाइस सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये रिटर्न से रिलेटेड ही डील करता है। कहता आपको सामान जो वापस करना है वो वापस करना है विद एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब है एडिशन, कि अगर सामान में कुछ एडिशन होगी, जैसे अगले ने गाय दी थी और गाय ने एक बछड़ा दे दिया, बच्चा दे दिया, तो वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। यहां एक केस आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन का, जहां आपने बैंक से क्या लिया, लोन लिया, और लोन लेने के लिए आपने गिरवी के रूप में क्या रखे, शेयर्स रखे, लेकिन शेयरों के ऊपर कंपनी ने क्या दे दिया, बोनस शेयर दे दिया। तो जैसे ही आप लोन वापस करेंगे आपको आपके शेयर्स के साथ बोनस शेयर्स क्या मिलने चाहिए, वापस मिलने चाहिए। तो यहां आकर के बच्चों हमने 15 सेक्शन पढ़ लिए हैं बेलमेंट के, तो भाई फास्ट रिवीजन है। तो आगे जो सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं इसे आप बेली के राइट्स के रूप में देख सकते हैं। तो 164 कहता है बेली का हक है, ये बेली का राइट है, तो बेली के राइट के रूप में ही अगले सेक्शन जाएंगे। आप उन्हें इसलिए कॉमन फैक्टर ले सकते हैं कि वो आपसे क्लेम कर सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जैसे 158 मैंने लिखवाया था, आपने डॉगी दिया तो उसका राइट था ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ले सकता है पेडिग्री के, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा, मान लो आपका दोस्त आपको डॉगी देके गया, उसने आपको बाइट कर लिया, फिर डॉक्टर कई बाइट और करेगा आपको, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आपका हुआ, आप क्लेम कर सकते हैं। 165 में एज ए बेली आप रिटर्न कर सकते हैं सामान को टू एनी ऑफ जॉइंट बेलर, मतलब बेलर, जैसे मान लो सामान आपको ए ने दिया था, आप चाहे बी को वापस कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। ए ये नहीं कह सकता कि भाई उसको क्यों दिया, भाई आप को ओनर हैं एक तरह से। 166 एंड 7 एक ही प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। एज ए बेली आप क्या कर सकते हैं, टू फाइल सूट, केस कर सकते हैं, और ये सूट वाला हम 67 में लिखेंगे। 166 कहता है, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं आपस में, तो यहां हम कहेंगे आप रिटर्न कर दीजिए सामान इवन इफ बेलर्स, चाहे बेलर का टाइटल क्या है, डिफेक्टिव है। टाइटल मींस ऑनरशिप। मान लो बेलर जो है चोर है, उसने आपको सामान दिया, आप उसे वापस कर सकते हैं इफ अनअवेयर, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो चोर है, तो वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 167 में क्या है, कोई थर्ड पार्टी है, वो क्या कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है गुड्स। क्यों क्लेम कर रहा है गुड्स, क्योंकि वो कहता है बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है। तो एज ए बेली आप क्या कर सकते हैं, टू फाइल सूट, क्योंकि आपको नहीं पता इस सामान का रियल मालिक कौन है, इस ढंग से ले लीजिए। अगले जो दो सेक्शन आते हैं महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बनते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो जो फाइंडर होता है वो भी बेली ही होता है, तो उसके यहाँ पे ड्यूटी राइट्स हैं, ड्यूटीज तो पहले ही हम पढ़ाएं सारी की सारी बेली की। तो ये दो सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट आता है 168 एंड 169 में। 168 में दो बातें हैं, आप क्लेम कर सकते हैं जो आपका खर्चा हुआ है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कांट फाइल सूट। लेकिन अगला, अगर आपको आपका खर्चा वापस नहीं करा, आप केस नहीं कर सकते। वजह ये होती है क्योंकि एज अ फाइंडर आपने वॉलंटरली वो सामान संभाल के रखा और खर्चा किया। हाँ, राइट ये है कैन रिटेन, अगला आपके पैसे ना दे तो आप सामान रख सकते हैं। दूसरा है आप उसने जो भी कोई इनाम घोषित किया है वो आप क्लेम कर सकते हैं, और इसके लिए कैन फाइल सूट और केस भी कर सकते हैं क्योंकि उसी ने इनाम की राशि घोषित करी है। 169 में है आप उसका सामान बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और जब आप सेल करते हैं तो वजह क्या है, वजह ये है या तो सामान क्या है पेरिशेबल है,
या आपका जो खर्चा ही है वो 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स हो चुका है, या ऑनर मिल नहीं रहा है, अनट्रेसेबल है, और ही रिफ्यूजेस टू टेक बैक द गुड्स। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चा लियन के ऊपर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप ढंग से जरूर समझिए। तो लियन में दो सिचुएशन आ जाते हैं, एक सेक्शन है 170, एक है 171। दरअसल 170 में आता है, उस लियन का नाम है पर्टिकुलर लियन, और इसे हम नाम देते हैं जनरल लियन। तो क्या है पर्टिकुलर लियन? पर्टिकुलर लियन का मतलब है रिटेन कर लो, रिटेन मीन्स रख लो भाई, क्या गुड्स, भाई किसकी? किसी और की। तो किसी और का सामान रख रहे हैं, लेकिन तभी आप रख सकते हैं अगर वो सामान आपके पास कॉन्टिन्यूस पोजेशन में हो, आपके पास हो कॉन्टिन्यूस। एक होता है जैसे पार्किंग में कार आती है जाती है, पार्किंग लॉट वाले ने आपको 2 महीने के लिए अलाउ किया हुआ है, लेकिन आप आते हो कार ले जाते हो तो वो रख नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पोजेशन नहीं है उसके पास। लेकिन कब तक सामान रख सकते हो? टिल योर लीगल ड्यूज आर पेड। तो जब तक आपको आपका पैसा वापस ना मिल जाए। जैसे ध्यान दीजिए, एक स्टोन था, रफ स्टोन है, जिससे उसको काट के तैयार करके डायमंड बना दिया गया, तो डायमंड वाले का हक है, वो रख सकता है जब तक आप उसके चार्जेस ना दे दो। या सिंपल एग्जांपल, आप टेलर ले लो, टेलर ने क्या करना है? कपड़ा स्टिच करना है, तो वो रख सकता है जब तक आप स्टिचिंग चार्जेस उसे ना दें। तो कहने का मतलब है ये पर्टिकुलर लियन किसको अवेलेबल है? ये अवेलेबल है सर्विस प्रोवाइडर को। क्यों सर्विस प्रोवाइडर को अवेलेबल है? क्योंकि उसने आपको कुछ सर्विसेज रेंडर करी हैं, उसका कुछ स्किल उसने एक्सरसाइज किया है। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है, अगला आपकी चीज रख लेगा क्योंकि आपने उसके पैसे नहीं दिए। जबकि जनरल लियन क्या होता है? ये होता है ऑन अकाउंट ऑफ जनरल बैलेंस, मतलब किसी का कुछ बकाया रह गया, आप पैसा रख सकते हो, लेकिन ये अवेलेबल बड़ा क्लियरली बताया गया है टू, ये हक सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा। तो मैं इस तरह से एक कोड की इस्तेमाल कर रहा हूं। तो F से पॉइंट आ जाता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, तो डीलर आपकी चीज़ रख सकते हैं क्योंकि अगर आपने कमीशन नहीं दिया। और इसी में F से एक चीज़ और आ जाती है वॉफ फिंगर, जो कि समुद्र के साथ लगता हुआ इलाके के मालिक होते हैं, अगर आपने उनका इलाका यूज़ किया और उनके चार्जेस नहीं दिए। ए से अटॉर्नीज, जिसका मतलब है वकील के पैसे नहीं दिए। और बी से यहाँ पे ब्रोकर बताया गया है, और क्लियरली पॉलिसी ब्रोकर मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने होते हैं अपने एजेंट्स को, तो अगर वो ना दें तो वो कागज रख लेगा। एंड बी से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकर। तो बैंक वाले आपका सामान रख सकते हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, बैंक से आपने 2 लोन लिए, तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया और आपने कुछ जो भी है गोल्ड गिरवी रख दिया। फिर एक दूसरा लोन ले लिया 10 लाख का और कुछ भी गिरवी नहीं रखा। अब आपने ये क्या किया? ये रीपे कर दिया। तो बैंक वाले क्या कर सकते हैं? आपका गोल्ड इस लोन के लिए भी रख सकते हैं। तो ये इन्हीं को एक्सक्लूसिव राइट है। तो 171 कहता है ये राइट सिर्फ इन्हीं 5 को है, और किसी और को राइट तभी मिलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हो। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो जनरल लियन है ये नेचुरल नहीं होता, ये बाय एग्रीमेंट होता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लिख सकते हैं बाय एग्रीमेंट ये चीज होती है, या मैं यहां लिख भी देता हूं ये एग्रीमेंट से ही बनता है। तो इसके बाद यहां से स्पेशल बेलमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लेज। प्लेज या आप नाम दे सकते हैं उसे पॉन। तो ये एक बेलमेंट ही है, लेकिन जैसे पर्पस मैंने बड़ी कोड की लिखवाई थी, बॉयफ्रेंड है श्री राम कॉलेज में, इसमें से सिर्फ एस वाला पॉइंट आएगा सिक्योरिटी, जो कि मैंने प्रॉपर यहाँ पे आपको हाईलाइट किया होगा। देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है सिक्योरिटी वाला पॉइंट। तो प्लेज क्या है? तो पहली बात तो ये मत भूलिए ये बेलमेंट ही है। सो प्लेज
172 कहता है ये बेलमेंट ही है, लेकिन ये बेलमेंट क्यों हुई है? एज सिक्योरिटी गोल्ड गिरवी रखा है। क्यों रखा है? फॉर या तो लोन लिया है, पेमेंट ऑफ डेट, या फिर क्या है, आपने कोई वादा किया है और आपने कहा ये लो मंगलसूत्र रखो, मैं ये वादा पूरा करूंगा, नहीं करूंगा आप रख लेना, और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो यहां इसलिए हम प्लेज को स्पेशल बेलमेंट कहते हैं। यहां प्लेजी के राइट्स आते हैं और ये दोनों सेक्शन साथ में चलते हैं। ये 4 सेक्शनों में प्लेजी के राइट हैं। तो राइट ये है, वन 173 कहता है वो सामान अपने पास रख सकता है, नेचुरल है जब तक आप उसका लोन वापस ना करें। लेकिन 174 कहता है कांट, आप नहीं रख सकते फॉर अदर डेट। जैसे लियन में मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण था, लियन में बैंक वाले दूसरे लोन के लिए भी रख सकते थे, लेकिन प्लेज में आप ऐसा नहीं रख सकते। सो यू हैव टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन द टर्म लियन एंड प्लेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 175 में एज ए प्लेजी आप क्लेम कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जैसे अगले का सामान के लिए आपने लॉकर खुलवाया या इंश्योरेंस लेके दी है ताकि चोरी हो जाए तो वहां से रिकवरी हो, तो वो आप पैसे ले सकते हैं। 176 में आप केस कर सकते हैं, नेचुरल है रिकवरी के लिए, और दूसरा है आप उसका सामान सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपको एक नोटिस देना पड़ेगा प्लेजर को एक रीजनेबल टाइम का कि भाई पैसे दे जा वरना मैं तेरा सामान बेच रहा हूं। इसके बाद 177 जो आता है वो प्लेजर के राइट की बात करता है। तो प्लेजर का राइट क्या है? प्लेजर का राइट है टू रिडीम। रिडीम का मतलब क्या है? रीपे। तो वो रिडीम मतलब पैसे दे करके अपनी चीज वापस ले सकता है, और वो रिडीम करेगा कब करेगा? ऑन टाइम, जो भी टाइम है। लेकिन अगर टाइम पे पैसे नहीं भी वापस किए, आफ्टरवर्ड्स भी वो कर सकता है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स अगर वो करेगा तभी कर पाएगा अगर प्लेजी ने कहीं 176 में सेल ना कर दी हो, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आफ्टरवर्ड्स में उसे बेयर करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस भी। क्यों? क्योंकि आपने टाइम पे पैसे नहीं दिए, तो नेचुरल है रिकवरी के लिए हो सकता है उसने क्या किया हो, केस किया हो, तो प्लेजी आपसे पैसे तो लेगा। इसके बाद में बच्चों कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो आ जाता है प्लेज बाय नॉन ओनर। एक बेसिक सी बात है, आप गिरवी तभी चीज रख सकते हैं अगर आप चीज के क्या है, मालिक हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ बदलता है, तो हम इसे कहेंगे प्लेज बाय नॉन ओनर। तो क्या ये वैलिड हो सकता है? हाँ, ये भी वैलिड हो सकता है, लेकिन इसमें आपको दो क्या फुलफिल करनी है, दो कंडीशंस फुलफिल करनी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी हैं, एक है भाई साहब प्लेजर और दूसरा है प्लेजी। तो दोनों को एक एक कंडीशन फुलफिल करनी है। देखिए प्लेजर क्या कर रहा है, प्लेज कर रहा है। प्लेज किसकी कर रहा है? गुड्स की कर रहा है। गुड्स हम बताए थे सिर्फ मूवेबल होते हैं, तो इसलिए प्लेजर के पास क्या होना चाहिए? पोजेशन होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए? या तो गुड्स हो या गुड्स के कागज हो, और उन कागजों को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ओनरशिप के कागज। और प्लेजी ने आपसे सामान गिरवी रखवा लिया एक्टिंग इन गुड फेथ। जैसे हमने नेगोशिएबल एक्ट में भी पढ़ा बेटा कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते हैं विदाउट नॉलेज ऑफ डिफेक्ट। तो आपको नहीं मालूम कि प्लेजर इस सामान का मालिक नहीं है। तो ये दो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करनी है। 178 आता है, 178A आता है, 179 आता है। तो 178 में जो प्लेज करी है, ये करी है मर्केंटाइल एजेंट ने। मर्केंटाइल आपको रिप्रेजेंट करता है मालिक को हर जगह पे। तो इस एजेंट के पास पूरी राइट होती है टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। ये क्लियरली लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, वहीं पे ये डिफाइंड है। 178 में ए में आता है पर्सन जो है इन पोजेशन, मतलब आपके पास सामान तो है, अंडर पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल आप सारे जानते होंगे कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पक्की बात है फ्री कंसेंट मिसिंग है। तो कोई इंसान क्या करता? कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करता, क्योंकि फ्री कंसेंट आप समझ गए होंगे, ये आपका कोर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस वगैरह। तो
अगला अवॉइड करता उससे पहले ही हमने गिरवी रख दिया तो ये वैलिड हो जाएगा। हमने नॉर्मल क्लास में केस भी किया था, आप लिखना चाहें तो, फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड का, जहां एक मैन ऑफ रिप्यूट का डिस्गाइज किया आपने और ज्वेलरी चेक से देके खरीद ली और वो चेक तो बाउंस होना ही था, लेकिन अगला अवॉइड करता उससे पहले ही आपने क्या किया, गिरवी रख दिया। 179 में है प्लेज बाय पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट, विद लिमिटेड इंटरेस्ट। दैट मीन्स प्रॉपर्टी में आपका राइट तो है बट बड़ा लिमिटेड सा ही है। जैसे यहाँ एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए हमारे पप्पू सिंह ने अपना मंगलसूत्र 5,000 रुपये में गिरवी रख दिया चप्पू सिंह के पास, और होता क्या है, पप्पू सिंह ने चप्पू सिंह के पास गिरवी रखा तो यहाँ चप्पू सिंह जो प्लेजी है उसका भी तो इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, प्रॉपर्टी बन गई उसकी भी, क्योंकि 5,000 रुपये दिए। क्या चप्पू सिंह आगे टप्पू सिंह को ये प्लेज कर सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि आपका ओनर ना होते हुए भी एक लिमिटेड इंटरेस्ट तो है। इसके बाद बच्चों 2 सेक्शन हमारे बचते हैं और ये प्लेज से बाहर निकल के फिर से बेलमेंट पे आ जाते हैं, और इसे हम कहते हैं कि ये एक कोई रॉन्ग डूअर है, किसी ने कुछ गलत किया, वहां पे 2 सेक्शन क्रिएट होते हैं, आखिरी हमारे सेक्शंस 181। तो एक रॉन्ग डूअर है, ये बेलमेंट के ही हैं, तो रॉन्ग डूअर कौन हो गया? एक थर्ड पार्टी है, तीसरा पार्टी है। इसने क्या किया, इस थर्ड पार्टी ने 180 में आपको डिप्राइव किया यूज से, एज ए बेली आप सामान यूज नहीं कर पा रहे हैं, या ये उन गुड्स को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तो यहाँ पे एक राइट दिया जाता है कि आप केस कर सकते हैं। और ये केस कौन कर सकता है? 180 कहता है बेली चाहे तुम सामान के मालिक नहीं हो, हम तेरे को क्या मान लेंगे, मालिक ही मान लेंगे, और साथ में ये केस कौन कर सकता है? बेलर भी केस कर सकता है। तो आपने केस कर दिया। जैसे एक उदाहरण लीजिएगा, आपने एक मोबाइल ठीक करवाने के लिए दिया, मोबाइल था 10,000 का, बेली ने कहा था भाई 2,000 मैं रिपेयरिंग चार्जेस लूंगा, लेकिन कोई तीसरा आदमी आया उससे मोबाइल लेके भाग गया। तो यहाँ 181 में क्या होगा, आपको कोर्ट में जब आप चले गए हैं, डैमेजेस कहें कॉम्पनसेशन कहें वो मिलेगा, तो कॉम्पनसेशन जो मिला है उसको बांट लीजिए। कौन बांटेगा? ये दोनों बांटेंगे आपस में, बेलर एंड बेली। किस में? जितना इनका इंटरेस्ट बनता है। जैसे मान लो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा था, कोर्ट से 12,000 मिल गए, तो दोनों कैसे बांट लें? एक 10,000 ले ले, दूसरा 2,000 ले ले। विद दिस बेलमेंट के सारे सेक्शंस यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं बेटा। छोटी मोटी बात करें तो नो डाउट यहाँ डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बेलमेंट वर्सेस प्लेज में आ सकता है, तो वही कोड की मीनिंग एग्जाम्पल सेक्शन मैंने कवर करवा दिया यहाँ पे, डोंट मेस विद मी। और उसके बाद कोड की है पीपी, रोज रोज चौकोज के साथ दूध, दूध भी ना बेटा, कुछ और पीने की बात नहीं करनी है यहाँ पे। तो पीपी में पार्टीज बना दीजिए पॉइंट, पी में पर्पस बना दीजिए आप, और आर से आप क्या बना दीजिए? रीसेल बना दीजिए कि आप बेच सकते हैं। ये सारे पॉइंट मेरे सेक्शन में यहाँ क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। आर से ये आपका रिटर्न का पॉइंट आ गया, सी से आपका कॉन्सिडरेशन आ गया, डी से आ गया आपका डिस्चार्ज कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट इनके अंदर कवर हो जाते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट नाउ। छोटी सी एक बात और मैं कर दूं तो वो है, क्योंकि प्लेज है तो गिरवी होने की बात आती है, तो एक और यहाँ इस चैप्टर में हमने गिरवी की बात पढ़ी थी कि भाई एक होता है प्लेज और एक चीज आती है हाइपोथिकेशन। तो हाइपोथिकेशन का भी पता होना चाहिए। कोड की फिर से वही थी, डोंट मेस विद मी, और यहाँ था पी रोज। तो पी का मतलब वही है पर्पस, पी का मतलब वही है पार्टीज, और आर का मतलब है रीसेल। अब हल्का सा समझ लीजिए, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। और एक प्लेज वर्सेस मोर्टगेज भी थोड़ा पता होना चाहिए, तो आप 2-4 वर्ड आपने लिखने हो, आप फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथिकेशन का और प्लेज में ब्यूटी क्या है? पहली बात, दोनों मूवेबल के केस में होता है, दोनों ही गिरवी हैं। हाइपोथिकेशन में क्या है, पोजेशन बोरोर के पास ही रहता है, जबकि प्लेज में पोजेशन किसके पास चला जाता है? लेंडर के पास। जैसे गोल्ड लोन लिया तो प्लेज में गोल्ड तो अगले को देना होगा, लेकिन हाइपोथिकेशन जैसे कार लोन पे ली तो कार हमारे पास ही रहती है। सर्टन राइट्स आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लेंडर, जैसे कार के केस में उसकी आरसी के ऊपर बैंक का नाम लिखा जाता है, और हाइपोथिकेशन में पार्टीज का नाम आ जाता है हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेटी।
पर्पस आप समझ गए, हाइपोथिकेशन है लोन लेना, जबकि प्लेज में तो दो पर्पस थे, हम पढ़ाए थे, दैट इज पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। पी से पार्टीज हो गया, पर्पस हो गया, आर से रीसेल। प्लेज में हम 176 में पढ़ाए थे रीसेल कर सकता है, और हाइपोथिकेशन में क्या होता है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के बैंक रीसेल नहीं कर सकता। सो विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट दे मे रीसेल। मोर्टगेज एक जो टर्म है वो ये टर्म डिफाइन की गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। तो मोर्टगेज बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल होती है। इमूवेबल जब हम गिरवी रखें तो हम उसे कहते हैं मोर्टगेज, और इसमें जो पार्टीज होंगी उनका नाम क्या बन जाएगा, मोर्टगेजर एंड मोर्टगेजी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। विद दिस पेमेंट एंड प्लेज मेरी तरफ से समाप्त होता है। तो देखिए हैंड रिटन नोट्स में मैंने एक पेज भी पूरा इस्तेमाल ना करते हुए ये आपके सामने सारा का सारा बच्चों लिख के दिया है। ऑब्वियसली फास्ट रिविजन है, तो फास्ट तो ऐसे ही होती है, तो यूटिलिटी मेन तभी रहती है अगर पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है, तो कि भाई कम टाइम में कैसे मैं सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। तो पेपर से पहले इस तरह की चीज़ें, ऐसे नोट्स आपने बनाए हो, दे हेल्प यू अ लॉट। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।